नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएंगे, भारतीय संविधान, जिसमें हम लोग संपूर्ण भारतीय संविधान को आज कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। आज हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर भारतीय संविधान के कंप्लीट प्रक्रिया को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, भारतीय संविधान जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया 1858 से ही चालू हो गया था। लेकिन इस निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों का कोई योगदान नहीं था। ये जितने भी आप एक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए थे और ये एक्ट सब समय समय पर पारित किए गए थे, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 और उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये सारे के सारे एक्ट जो है ये संविधान की बनने की प्रक्रिया थी, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया था। लेकिन भारतीयों का इसमें कोई योगदान नहीं था, इसलिए भारतीय इससे नाखुश थे। आइए देखते हैं आगे की प्रक्रिया और समझते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया। अब क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पारित किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है 1928 में, और इसी को ही हम लोग स्वराज संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये रहा मोतीलाल नेहरू का प्रोफाइल फोटो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की प्रक्रिया के बारे में। कुछ समय बाद ही संविधान सभा के विचार प्रस्ताव पेश किया गया, और यह विचार प्रस्ताव कौन पेश किए? एम.एन. रॉय ने पेश किया। कब पेश किया? 1934 में ये विचार प्रस्ताव को पेश किया। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और एक चीज याद रखिएगा, एम.एन. रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक भी थे। चलिए आगे देखते हैं और भी प्रक्रिया के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की गई ऑफिशियली रूप से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसी समय पारित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक 3 साल बाद 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था। आइए देख लेते हैं उसके बारे में। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई थी। ठीक इसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया, और इस अगस्त ऑफर में 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ। ठीक है, चलिए अब 1940 ईस्वी के बाद क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे संविधान सभा को बनने की प्रक्रिया में। ठीक 1942 ईस्वी में 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, और उस समय कैबिनेट मेंबर कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। लेकिन ये क्रिप्स मिशन जो था वो असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका बहिष्कार कर दिया था, इसलिए ये असफल रहा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे की प्रक्रिया। ठीक 4 साल बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 मेंबर को भारत में भेजा, और इसे कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाने लगा। वो 3 मेंबर कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर ए.वी. अलेक्जेंडर। इस प्लान में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 10 लाख पॉपुलेशन में एक सीट को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे की प्रक्रिया। अब जो है इलेक्शन की प्रक्रिया चालू हो गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सीट्स तय किया गया था, जिसमें से ब्रिटिश सरकार को 296 सीट प्राप्त हुए और रियासत को 93 सीट प्राप्त हुए। जुलाई अगस्त 1946 में यह इलेक्शन चालू हो गया, और इलेक्शन जो है वो 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुए, मुस्लिम लीग को 73 सीट और इंडिपेंडेंट को 15 सीट प्राप्त हुए। और इस पूरे इलेक्शन में जो थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और 15 महिला भी शामिल थी। ठीक है, चलिए अब इतने दूर तक इलेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका जो थी 1946 से लेकर 1949 तक चला। भारतीय संविधान की पहली बैठक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें देश के सभी बड़े से बड़े नेता उपस्थित हुए थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक को स्वीकार नहीं किया और इसका बहिष्कार किया। और इसी बैठक में 2 महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित नहीं थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना।
ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ और आगे की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे आगे क्या हुआ। संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष अब जो है संविधान सभा बनकर तैयार हो चुका था और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। अब चलिए कुछ समय बाद जो है अब क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे। अब क्या हुआ, संविधान सभा के द्वारा परमानेंट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद बने और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया। और यह संविधान की प्रस्तावना जो था वो भारतीय के संसद द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ठीक है, और इस तरह से चलकर 1858 से लेकर 1946 तक भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चली। आप लोग देख सकते हैं कितने साल तक ये निर्माण की प्रक्रिया चली। निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश इंडिया से लेकर भारतीय तक का ये सफर तय हुआ। अब हम लोग चलिए देखते हैं भारतीय संविधान जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं इसके आगे की प्रक्रिया के बारे में। भारतीय संविधान जो था वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग जिसे पार्ट कहते हैं, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुसूची, आर्टिकल और शेड्यूल। भारतीय संविधान के निर्माण के बनने की प्रक्रिया जो थी वो शुरुआती 1958 से स्टार्ट हुआ और 1946 में खत्म हुआ। भारतीय संविधान की प्रक्रिया जब पूरी तरह से खत्म हो गई तो उसमें भारतीय संविधान में क्या क्या ऐड था, तो भाग, अनुच्छेद और अनुसूची इसमें इंक्लूड किए गए। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8 थी शुरुआत में। अब जो है भाग 25 है, अनुच्छेद 448 हो चुके हैं और अनुसूची जो है अभी 12 हो गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे आगे। अब हम लोग आ गए हैं अपने भाग 1 में, जो कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 का वर्णन किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं फुल डिटेल्स भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताता है, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन किया गया है? नए राज्यों का गठन, विद्यमान राज्यों का क्षेत्र, सीमाएं और नाम में परिवर्तन। यानी कि अगर कोई राज्य है, अगर उसके सीमा या फिर उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है तो वो अनुच्छेद 3 में वर्णित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए भाग 2 में हम लोग इंटर करते हैं। भाग 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता के बारे में उसका अधिकार बताया गया है, किस तरह से वो अधिकार जो है प्राप्त कर सकता है भारतीय नागरिकता के। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता के अधिकार कैसे जारी रहेगा, ये अनुच्छेद 10 में वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 11 में, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा, यानी कि उस पर रूल बनाएगा और उस रूल्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला भाग 3। भाग 3 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 को वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा के बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत एवं उसका अपमान करने वाले कानून के बारे में बताया गया है, यानी कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों को जो अपमान करेगा उस पर एक कानून बनाया गया है। वो अनुच्छेद जो है वो 13 में वर्णित किया गया है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, की फैक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत में जो था भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में चलकर ये 6 मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 1978 संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से इसे हटा दिया गया था। ठीक है, अब क्या किया गया, एक कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A बनाया गया, जिसमें संविधान के भाग 12 में इसे शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये 7 मौलिक अधिकार से घटकर 6 मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब चलिए मूव करेंगे, आगे देखेंगे अगला हमारा अनुच्छेद। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 को हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं और इसे हम लोग देखेंगे कि किसी कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित किया गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 को समानता का अधिकार कहा गया है और ये हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। अनुच्छेद 14 में क्या बता रहा है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, हर लोगों को कानून के समक्ष एक समानता का अधिकार मिलता है जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वहां पर किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, वहां पर सभी को एक बराबर नजर से देखा जाएगा और उसी तरह उसे रोजगार प्राप्त किया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी, यानी किसी से भी आप छुआछूत या भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 17 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का उन्मूलन बताया गया है, यानी कि आप एक नागरिक है हमारे देश के, अगर आपको भारत से बाहर किसी देश में उपाधि दी जा रही है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इन्फॉर्म करेंगे कि आपको ये उपाधि मिल रही है। बिना आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इन्फॉर्म किए आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ये 18 अनुच्छेद 18 ये बताता है। ठीक है, समझ गए समानता का अधिकार। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। आइए देख लेते हैं और अनुच्छेद 19 के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद 19 दिया गया है, सभी नागरिकों को 6 अधिकार दिए गए हैं। वो 6 अधिकार क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार है, संघ या यूनियन बनाने का आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। डी में बोला गया है भारत के राज्य क्षेत्र निर्बंध रूप से घूमने का स्वतंत्रता, यानी कि भारत के आप किसी भी राज्य में जाकर आसानी से घूम सकते हैं, आप पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 19 के ई में क्या बताया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ये कब हुआ था, जब 370 धारा को हटा दिया गया था, तब से ये भी लागू हो गया था। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में। पहले ये जो था 19 का ई, ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब से 370 आर्टिकल को हटा दिया गया तो ये वाला 19 के ई जो है वो अप्लाई हो गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसे हम लोग ओमिटेड कहेंगे। ओमिटेड यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति को छोड़ सकता है, उसे अधिग्रहण कर सकता है, जो कि 19 के एफ में वर्णित किया गया है। 19 का जी में क्या बोलता है, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार की आप स्वतंत्रता आपको प्राप्त किया जाता है, आप अपने मन मर्जी से किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 की जी में मेंशन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपने और भी अनुच्छेदों को। और यहाँ पर अनुच्छेद 20 में क्या बताया जा रहा है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संबंधित के संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण के बारे में ये बताता है अनुच्छेद 22। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग अपना अगला अनुच्छेद आर्टिकल। शोषण का विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के बीच में यह बताता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में क्या बोला जा रहा है। अनुच्छेद 23 में बोला जा रहा है मानव तस्करी और बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी कि आप मानव तस्करी करते हैं और आप बाल श्रम करवाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह अनुच्छेद 23 में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या मेंशन किया गया है, कारखानों और खदानों में बच्चे को, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कारखानों या खदानों में काम नहीं करवा सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यह अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में क्या वर्णित है, जिसे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में वर्णित किया गया है। आइए इसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया है, अंतःकरण स्वतंत्रता, आप
किसी भी धर्म का आचरण प्रचार प्रसार कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, ये अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता है। अब आइए अनुच्छेद 27 देखते हैं। किसी विशेष धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, ये आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 28 में देख लेते हैं। इसमें धार्मिक शिक्षा में किसी भी धर्म में आप स्वतंत्रता पूर्वक वहां पर शिक्षा ले सकते हैं, ये अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, यानी कि जो माइनॉरिटीज वर्ग है उसको एक विशेष दर्जा दिया गया है, जो अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 30 में बोला गया अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। अल्पसंख्यक जो है वो अपना शैक्षिक संस्थान जो है स्थापित कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, ये रहा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में वर्णित है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं आगे की तरफ। अनुच्छेद 32 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 32 बोलता है मौलिक अधिकार में परिवर्तन के उपाय दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया है भाग 4। भाग 4 में हम लोग देखते हैं, भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में ये बताया गया है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में बताया गया है, और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है वो भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। आइए इसे पूर्ण रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 36 में इसे परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 में इसे डीपीएसपी का अनुप्रयोग किया गया। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसमें ये बताता है, अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि देश के शासन में मौलिक सिद्धांतों को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होता है। ठीक है, ये होता है अनुच्छेद 37। अब आइए अनुच्छेद 39 के ए में देखते हैं। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन कैसे होगा ये बताया गया है। अनुच्छेद 41 के बारे में देखते हैं। काम करने, शिक्षा पाने, कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 43 के ए में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 43 के ए में यह वर्णित है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी बताता है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं आगे। अनुच्छेद 44 में क्या बताता है? समान नागरिकता संहिता केवल गोवा में लागू है ये वाला, और किसी भी स्टेट में लागू नहीं है, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 45 में बोलता है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें बताया गया है। ठीक है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में क्या बोल रहा है? एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, वो किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया है? आइए देखते हैं। यह राज्यों का कर्तव्य है कि वो पोषण स्तर, जीवन स्तर को बढ़ावा दे, जिसमें लोक स्वास्थ्य में सुधार आए। ठीक है, ये कि अनुच्छेद 46 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या वर्णित किया गया है? कृषि और पशुपालन का संगठन किस तरह होगा, ये अनुच्छेद 48 में वर्णित करता है। अनुच्छेद 49 के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथकीकरण दिया जाएगा। आइए मूव करते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये अनुच्छेद 51 में वर्णित है। तो इस तरह से हम लोगों ने भाग 4 राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांत यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक को कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले भाग में, पार्ट 5 में। आइए भाग 5 को देखते हैं। भाग 5 में जो है वो संघ के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक वर्णित है। आइए इसको फुल डिटेल में देखते हैं। भाग 5 में कुल 11 मूल कर्तव्यों को बताया गया है, और वो 11 मूल कर्तव्य क्या है हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य को सूची में जोड़ा गया, और इस तरह से टोटल जो है 11 मूल कर्तव्य बनकर तैयार हो गया भारतीय संविधान में। ठीक है, 10 + 1 टोटल 11। तो अभी भारतीय संविधान में है टोटल 11 मूल कर्तव्य है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं।
तो वो कौन कौन से जो है मूल कर्तव्य है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्यों का प्रदान करें। भाईचारे की भावनाओं को बनाए रखें। मिश्रित संस्कृति को जीवित रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता और अभिभावक को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि वो अपने बच्चे जो उनके उम्र होंगे 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, ये रहा टोटल 11 मूल कर्तव्य। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग अपना अगला अनुच्छेद। अब आ गए हैं हम लोग अनुच्छेद के ऊपर। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक को हम लोग पूर्ण रूप से डिटेल में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 52 क्या बोल रहा है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। अनुच्छेद 53 में क्या वर्णित है? संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में वर्णित है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 54 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर जो है ज्यादा फोकस कीजिएगा। इसके बाद भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना, ये अनुच्छेद 64 बताता है। अनुच्छेद 66 में देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 66 में वर्णित है। किस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये अनुच्छेद 66 बताता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो किसी भी कल्प्रिट को क्षमादान कर सकता है, या फिर वो पूर्ण रूप से क्षमादान करे या फिर उसे पार्शली क्षमादान करे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, ये अनुच्छेद 74 में वर्णित है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला अनुच्छेद। अनुच्छेद 76 में भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा, ये अनुच्छेद 76 बोलता है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस कीजिएगा। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 83 में क्या बोला गया है? संसद के सदनों की अवधि बताई गई है, यानी कि संसद में जितने भी सदन होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, ठीक है, उसके जो समय काल होते हैं वो कितने समय तक के लिए नॉमिनेट होते हैं, ये बताया गया है। अनुच्छेद 93 में क्या बताया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णित है अनुच्छेद 93 में। संसद सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि जो है अनुच्छेद 105 में वर्णित है। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया 109 में वर्णित है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपना अगला अनुच्छेद। अनुच्छेद 110 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस कीजिएगा इस पर। धन विधेयक की परिभाषा बताता है ये अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय बजट जो है वो 112 में वर्णित है। जो भी बजट पेश होता है संसद में वो अनुच्छेद 112 में वर्णित है, ठीक है। विनियोग विधेयक के बारे में अनुच्छेद 114 में वर्णित है। विनियोग विधेयक जो है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, विनियोग विधेयक को इंग्लिश में बोला जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल बोला जाता है। और ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये संसद में पास होने के बाद ही भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसोलिडेट फंड से पैसा विड्रॉ कर सकती है, कंसोलिडेट फंड से पैसा निकाल सकती है, ठीक है। भारत के पास 3 प्रकार के फंड होते हैं, आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से फंड है। फंड नंबर 1, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ के गए, कंसोलिडेटेड फंड, ये नंबर 1 फंड है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड। उसके बाद नंबर 3 पर आता है पब्लिक फंड, पब्लिक फंड। ये 3 प्रकार के फंड होते हैं गवर्नमेंट के पास में, और हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेट फंड की बात कर रहे हैं जो कि आर्टिकल 114 में वर्णित है।
अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कंसोलिडेट फंड से पैसा विड्रॉ कर सकती है, पैसा निकाल सकती है। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग अगला अनुच्छेद। अनुच्छेद 123 क्या बोलता है? संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनता है। अनुच्छेद 124 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 124 ये बताता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, जो न्यायाधीश जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जस्टिस होते हैं, उनका जो वेतन मिलता है वो अनुच्छेद 125 में वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कहने का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो वैकेंट रहेगा तो उस समय जो है वहां पर एक एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, वहां पर एक एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाएगा जब तक मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर अपने पद पर ना आ जाए। ठीक है, वही बोला है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है एक्टिंग जस्टिस ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति की जाती है किसकी जगह पर? जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वहां पर सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। अनुच्छेद 126 ये बोलता है। अनुच्छेद 127 क्या बोलता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है एड हॉक जज। इंग्लिश में इसे एड हॉक जज बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है और वहां पर जजों की संख्या को फुलफिल करने के लिए हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसे नियुक्त किया जाता है, उसे ही एड हॉक जज कहा जाता है। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में कहा गया है, वर्णित किया गया है। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला। अनुच्छेद 128 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सेवानिवृत्त यानी कि जो न्यायाधीश रिटायरमेंट ले चुके हैं वो उच्च न्यायालय के बैठक में बैठ सकते हैं, ये ऐसा अनुच्छेद 128 में वर्णित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 129 में बोला गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट 130 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय में टोटल जो है 33 प्लस 1 टोटल 34 सीट्स है और ये 130 में बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 सीट है। एक सीट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी जो है 33 अन्य जजों के बारे में बताता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति, ये अनुच्छेद 136 बोलता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा, ये अनुच्छेद 137 में है, वर्णित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो देश के जितने भी हाई कोर्ट है, जितने भी जिला कोर्ट है, जितने भी छोटे छोटे कोर्ट है उसे मानना पड़ेगा, उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये आर्टिकल 141 कहता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 148 में क्या वर्णित है? भारत के नियंत्रक एवं महाभिलेख परीक्षक। जिस नियंत्रक एवं महाभिलेख परीक्षक अलग होता है, इसके बारे में जो है बताया जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महाभिलेख परीक्षक होंगे, ये 148 में वर्णित है। और अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बोला गया है, यानी कि क्या आगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो कर्तव्य होते हैं, जो शक्तियां होती है, वो अनुच्छेद 149 में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महाभिलेख परीक्षक के बारे में बताया गया है, लेकिन 149 में जो है कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग अपना अगला अनुच्छेद। आइए अब हम लोग आ गए हैं भाग 6 जो कि राज्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, यानी कि अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 में राज्यों पर जितने भी अनुच्छेद बनाए गए हैं उसको बताता है और ये सारे के सारे भाग 6 में आते हैं, यानी कि पार्ट 6 में आते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है कि राज्यों में राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में वर्णित है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां जो है वो 154 में बताया गया है।
राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां जो है वो 161 में, अनुच्छेद 161 में वर्णित है। राज्यपाल जो है वो क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति की तरह, और ये अनुच्छेद 161 में वर्णित है। ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य में एक महाअधिवक्ता होगा, ये अनुच्छेद 165 में वर्णित है। कहने का मतलब है हाई कोर्ट जब कोई कानून बनाएगा तो कानून बनाने में वो व्यक्ति उसका मदद करेगा, ये होता है राज्य का महाअधिवक्ता। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 213 में क्या बोल रहा है? अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है जिसमें वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 213 में वर्णित है। राज्य के लिए उच्च न्यायालय, प्रत्येक स्टेट में हाई कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद 214 में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 215 में वर्णित है। ठीक है। आइए अनुच्छेद 226 में देखते हैं। उच्च न्यायालयों के कुछ रिट्स जारी करने की शक्ति होती है। रिट्स जो है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और ये 226 में वर्णित है कि कुछ रिट्स जो है वो उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 226 में वर्णित है। मूव करेंगे। आइए भाग 6 में ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। यानी कि जिला न्यायाधीश कहने का मतलब है जो कि एक आपका इंग्लिश में से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 235 में बताया गया है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में जिसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट पर एक नियंत्रण रहेगा जो कि अनुच्छेद 235 में वर्णित है। अब आइए भाग 7 में हम लोग आते हैं। भाग 7 में अनुच्छेद 238 है जो कि निरस्त कर दिया गया है, इसे रिपील कर दिया गया है। भाग 8 में आते हैं। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 243 में वर्णित है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने यूनियन टेरिटरी हैं भारत में, उस पर थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर टोटल भारत में जो है टोटल यूनियन टेरिटरीज 8 है। नाम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर है अंडमान एंड निकोबार। नंबर 2 पर चंडीगढ़, चंडीगढ़। नंबर 3 पर आ जाएगा दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। 4 नंबर पे आ जाएगा आपका दिल्ली। 5 नंबर में आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। 6 नंबर पे आ जाएगा लद्दाख। 7 नंबर पे आ जाएगा लक्षद्वीप, और 8 नंबर पे आ जाएगा पुदुचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, तो ये रहा 8 यूनियन टेरिटरी जो कि भाग 8 में वर्णित है और अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 243 में वर्णित है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला। अब आइए भाग 9। भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णित है। पंचायत जो है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक वर्णित है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है, किस तरह से पंचायत का गठन होगा, वो 243 के बी में। ठीक है, आइए भाग 9 के ए में नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक वर्णित है। ठीक है, भाग 10 में अनुसूची एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 244 में वर्णित है। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है वो भाग 11 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर
अनुच्छेद 263 तक वर्णित है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला जो है भाग 12 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वित्त संपत्ति और अनुबंध में बताया गया है कि अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 ए तक इसमें अनुच्छेदों में बताया गया है वित्त संपत्ति के बारे में। अनुच्छेद 266 में बताया गया है समेकित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 267 में भारत की आत्मीयता निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार बताया गया है। मैंने आपको बोला था ना शुरुआत में कि मौलिक अधिकार शुरुआत में 7 था, लेकिन वहां से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे वहां से हटाकर 300 ए में क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है, जो कि भाग 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखते हैं भाग 13, भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं अंतर संबंध जो है ये अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 में वर्णित है। अनुच्छेद 301 क्या बोल रहा है, व्यापार वाणिज्य अंतर संबंध की स्वतंत्रता, आप वाणिज्य व्यापार कर सकते हैं ऐसा आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है। अनुच्छेद 301 में ये वर्णित है। व्यापार वाणिज्य और अंतर संबंध प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति हो सकती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, तो संसद जो है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। ये अनुच्छेद 302 में वर्णित है, ऐसा 302 में कहा गया है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला भाग 14, केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं, यानी केंद्र और राज्य के बीच में सेवाओं के बारे में बताया गया है, जो कि रहेगा अनुच्छेद आपका 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 312 में बताया गया है अखिल भारतीय सेवा के बारे में। ठीक है, 312 बताता है अखिल भारतीय सेवा के बारे में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जो कि अनुच्छेद 315 में वर्णित है। लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में अनुच्छेद 320 में वर्णित है। अब आइए भाग 14 के ए में देखते हैं न्यायाधिकरण, जो कि अनुच्छेद 323 के ए से लेकर अनुच्छेद 323 के बी तक वर्णित है। अनुच्छेद 323 के ए में क्या बताया गया, प्रशासनिक न्यायाधिकरण बताया गया है अनुच्छेद 323 के ए में। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला आ गया है भाग 15, जो कि चुनाव से संबंधित है। भारत में इलेक्शन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं। अनुच्छेद 324 में बोल रहा है चुनावों का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के निहित में किया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो निर्देश है, नियंत्रण है और अधिक्षण है, ये चुनाव आयोग के अंतर्गत रहेगा। अनुच्छेद 325 में क्या है, कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मताधिकार सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। यानी कि वो धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर ऐसा नहीं है कि उसे इलेक्शन में खड़ा नहीं किया जा सकता, वो इलेक्शन में लड़ सकता है। अनुच्छेद 326 में बोल रहा है लोकसभा, राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकार का आधार पर होगा, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजेस बोला जाता है। जैसे कि हर प्रकार के धर्म के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, महिला हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, वो उसके आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव होगा, ऐसा अनुच्छेद 326 में वर्णित है। भाग 16 में एससी, एसटी, ओबीसी आदि के लिए विशेष प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 में वर्णित है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। अनुच्छेद 338 में एससी, एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी, जो कि अनुच्छेद 340 में वर्णित है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं भाग 17। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 351 तक संबंधित है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 343 क्या बोलता है, संघ की आधिकारिक भाषा
संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ का एक भाषा होगा, जैसे कि हिंदी एक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। अनुच्छेद 345 में क्या बोला गया, किसी राज्य की आधिकारिक भाषा क्या होगी, ये आपको बताया जा रहा है। यानी कि संघ की भाषा अलग होगी और हर राज्य की भाषा अलग होगी। ठीक है, तो संघ की जो भाषा होगी वो 343 में वर्णित है और राज्यों की जो आधिकारिक भाषाएं होंगी वो 345 में वर्णित है। अनुच्छेद 348 में क्या वर्णित है, इसके बारे में देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 348 में। हिंदी भाषाओं के विकास हेतु निर्देशन अनुच्छेद 351 में वर्णित है। आइए देख लेते हैं भाग 18 आपातकाल के बारे में, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा, जो कि एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में नेशनल नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, कहने का मतलब है अगर किसी स्टेट का कोई कोई भी स्थिति, किसी भी तरह की स्थिति अगर वहाँ के सरकार द्वारा नहीं संभाली जा रही है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और ये एक राज्य आपातकाल होता है, स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अनुच्छेद 360 में देख लेते हैं वित्तीय आपातकाल, जिसे हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। अभी तक ये एक बार भी लगाया नहीं गया है। नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी यूज किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 360 जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक राज्य में नहीं लगाया गया है किसी भी। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। भाग 19 विविध, अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367। अनुच्छेद 361 क्या बोलता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण को बताता है, अनुच्छेद 361। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। संविधान में संशोधन का जो क्रिया होती है, जो संसद के बाद जो शक्तियां होती है, वो अनुच्छेद 368 में होती है। ठीक है, किसी भी संविधान में किसी भी आर्टिकल में अगर संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 में वर्णित होगा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। भाग 21 विशेष संक्रमणकालीन अस्थायी प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 352 में वर्णित है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 370, ये आप सभी को पता है, अनुच्छेद 370 जो है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, लेकिन इसे 5 और 6 अगस्त 2019 में इसे हटा दिया गया है। संसद में इस पर बिल पास किया गया था और इसे हटा दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। अब इसे हटा दिया गया है। हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, अनुच्छेद 371 के ए में क्या है, नागालैंड राज्य के संबंध के विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 371 ए में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 371 के जिम्मे में वर्णित है। आइए भाग 22 में देखते हैं, और ये अंतिम भाग है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 395 तक वर्णित है। अनुच्छेद 393 में क्या बोल रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। संक्षिप्त शीर्षक, इस संविधान को भारत का संविधान कहा गया है, ये अनुच्छेद 393 में वर्णित है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने टोटल भारतीय संविधान को कंप्लीट कर लिया हुआ है। हम लोगों ने जितने इसमें पार्ट्स थे, जितने भी शेड्यूल थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, हम लोगों ने सभी को कंप्लीट किया हुआ है। 1858 से लेकर टोटल 1946 तक संविधान बनने की प्रक्रिया को हम लोगों ने पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो पार्ट्स होते हैं, जो शेड्यूल होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोगों ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब